हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एसओएल, एनसीवैप, रेगुलर कॉलेज या दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं और वो उनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और उनका हिस्ट्री का ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा और आप सभी को ये सूचना मिल चुकी होगी कि आप सभी के जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आने लगे कि सर हिस्ट्री की स्पेशली वीडियो क्वेश्चन पेपर की बता दीजिए, क्योंकि हिंदी में इसका जो स्टडी मटेरियल है वो भी एसओएल की वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा वे सभी स्टूडेंट्स जो अपने एग्जाम्स की तैयारी जिन्होंने शुरू कर दी है या फिर जिन्होंने अभी तक अपने एग्जाम्स की तैयारी शुरू नहीं करी है, वो इस क्वेश्चन के माध्यम से अपने सिलेबस को बहुत हद तक समझ सकते हैं। या फिर जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता चल जाएगा आज की इस वीडियो से कि क्या क्या उन्हें पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। इसके अलावा यहाँ पर आप सभी को अपने सब्जेक्ट में देखना है सीबीएसई में डीएससी का सब्जेक्ट है कि नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन में आपके अलग हिस्ट्री होती है और वैसे अलग होती है। आपका जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर होगा, अगर आप मार्केट से इसको खरीद रहे हैं तो यहाँ पर टॉप पे आप सबसे पहले ये देख लीजिए, यहाँ पर ये मेंशन जरूर होता है कि इस क्वेश्चन पेपर में कितने पेजेस हैं। यहाँ पर आपके रोल नंबर लिखने के लिए होता है, यहाँ पर सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर होता है, ये आपको आंसर शीट पे मेंशन करना होगा। ये यूनिक पेपर कोड है, आप मैच कर सकते हैं, इट मे बी पॉसिबल कि ये चेंज हो सकता है। और लेकिन यहाँ पर आपकी जो बुक में जो हिस्ट्री आपको कब से कब तक पढ़नी है, पेपर का नेम क्या है, ये आप अपनी इंग्लिश मीडियम की बुक में भी इजीली देख सकते हैं। पेपर और कोर्स का नेम यहाँ पर है, किस सेमेस्टर का पेपर है आपका ये मेंशन है, कितने घंटे का पेपर होगा ये यहाँ पर मेंशन है। और यहाँ पर जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं सिर्फ ये उनका 75 नंबर का पेपर आएगा। इसके अलावा जो एसओएल के स्टूडेंट्स हैं उन सभी का 100 मार्क्स का ही पेपर आएगा और उनको अगर पेपर में 75 लिखा भी आता है तो उनको 100 ही इस चीज़ को एज्यूम करके चलना है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस है कि पहले अपना रोल नंबर लिखेंगे। इसके अलावा 5 क्वेश्चन करने हैं, सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होंगे और आप अपने आंसर को या तो इंग्लिश भाषा में या फिर हिंदी, दोनों में से किसी एक भाषा में ही लिख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पेपर में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है कि भाई 18वीं शताब्दी, यानी 18वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है, सन 1700 से सन 1800, ये पूरा 18वीं शताब्दी का काल कहलाता है। ये कैसा है, ये शताब्दी परिवर्तन का नहीं बल्कि निरंतरता का काल है। ये निरंतरता का काल या परिवर्तन का काल, ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है इसी काल के बीच में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत के अंदर काफ़ी तेज़ हो गई थी, यानी उनकी पकड़ जो है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होने लगती है। हम देखते हैं 1757 में पहले प्लासी का युद्ध और आगे चल के बक्सर का युद्ध, जिसके अंदर जो प्लासी का युद्ध है उसके अंदर बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी है रॉबर्ट क्लाइव, उनके बीच में युद्ध होता है। और कैसे कैसे बक्सर के युद्ध में आगे चल के वो फिर धीरे धीरे बंगाल को पूरी तरीके से कब्जाते हैं और पूरी तरीके से भारत पे भी उनका कंट्रोल धीरे धीरे आ जाता है। तो ये इस क्वेश्चन की वजह से आपसे पूछा गया है कि कैसे ये निरंतरता का काल था, कैसे निरंतर लगातार इस पूरे के पूरे काल में संघर्ष होता रहा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 18वीं शताब्दी में बंगाल में ब्रिटिश ने अपनी सत्ता किस प्रकार स्थापित करी। तो ये सेम क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी हद तक एक दूसरे से सिमिलर है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ये क्वेश्चन भी आप सभी के एग्जाम में बार बार ही पूछा जा रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाई भारतीय या फिर ब्रिटिश है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश द्वारा प्रारंभ किए गए भू राजस्व प्रणाली। अब आपको पता है कि अंग्रेजों के द्वारा 2 राजस्व प्रणाली तो मेनली आपको याद रखनी है। पहली ईस्ट मरारी बंदोबस्त जो कि बंगाल में लागू की गई थी, और दूसरी थी आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कि आपके दक्कन में लागू की गई थी। अब इन दोनों के बारे में आपको डीप से बात करनी है। जो ईस्ट मरारी बंदोबस्त है उसमें जमींदारों से टैक्स फिक्स कर दिए गए थे, और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसके अंतर्गत जो है वो डायरेक्टली जमींदारों से टैक्स निर्धारण किया गया था। क्वेश्चन ये है, इसकी मुख्य विशेषता बतानी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जब लॉन्ग तरीके से आप सबको समझाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है। इसके साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अगर हम प्रभाव की बात करें तो कोई सी भी टैक्स प्रणाली है उन सबका प्रभाव जो है वो नकारात्मक ही था। अगर हम बात करें जब जमींदारों की तरह ईस्ट मरारी बंदोबस्त लागू की गई थी तो उसमें भी जो छोटे किसान थे उन सबका शोषण होता था। और इसके अलावा जब डायरेक्टली उन्होंने ज़मींदारों को बीच में से हटाकर किसानों से रैयतवाड़ी व्यवस्था करी थी तो उसके अंदर भी डायरेक्टली जो छोटे किसान थे उनका ही शोषण होता था। तो ग्रामीण समाज पर बात करें तो ग्रामीण समाज के जो लोग थे उनका शोषण बहुत ज़्यादा होता था। ये क्वेश्चन आप सभी को इस जगह पर याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन
इससे 1857 की क्रांति से लेकर तो एक आपसे ज़रूर बनेगा। 1857 की जो क्रांति है उनकी घटनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाने में डलहौजी किस प्रकार से जिम्मेदार थे, उनका अवलोकन करना है कि डलहौजी की नीतियाँ कौन कौन सी थी जिसने 1857 की जो क्रांति है उसको बढ़ा दिया था। हम बात करें तो डलहौजी की जो नीतियों में सबसे प्रमुख है वो आ जाएगी आपकी सहायक संधि। कौन सी आ जाएगी? सहायक संधि। सहायक संधि की वजह से ज़्यादातर जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, 1857 की क्रांति को प्रोत्साहन दे रहे थे, क्योंकि ये जो सहायक संधि थी इसके तहत जो जितने भी राजा थे, रजवाड़े थे, देसी रियासतें थी, उन सभी से प्रशासनिक कार्य अंग्रेजों ने छीन लिया था। अब जो हमारे यहाँ के जो भी रजवाड़े थे वो लोग अपनी मर्जी से शासन भी नहीं कर सकते थे, अपनी मर्जी से नियम भी नहीं बना सकते थे, अपनी सेना भी नहीं रख सकते थे। अंग्रेजों ने अपने बहुत सारे जो प्रशासनिक विभाग के जो अफसर थे उन सब की नियुक्ति कर रखी थी, और वो प्रशासनिक विभाग के जितने भी लोगों की हुई थी उन सब का खर्च अंग्रेज अपनी सेना रखती थी, उनका खर्च और साथ साथ टैक्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो थी सहायक संधि के थ्रू उन रजवाड़ों से वसूली जाती थी। और उन रजवाड़ों से वसूले जाने के कारण ही क्या है कि 1857 की क्रांति जो है तेजी हुई। 1857 से की क्रांति से लेकर और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में बनते हैं। जैसे 1857 की जो क्रांति है इसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए, तो ये क्वेश्चन भी आप सभी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और ये पूछा भी जाता रहेगा, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए क्या कदम उठाए। 1857 का जो क्रांति था वो एक जन आंदोलन था, ना कि सैनिक विद्रोह। इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। 1857 की जो क्रांति थी वो पहली स्वतंत्रता संग्राम थी, किस प्रकार से थी, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से अलग अलग पैटर्न से जो एग्जामिनर है वो आपसे घुमा घुमा के पूछता है, लेकिन आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आप सभी आंसर लिख सकें। क्वेश्चन नंबर 5 है, उन कारणों की चर्चा कीजिए जिन्होंने 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तकला तथा उद्योग को बर्बाद किया। ऐसी कौन सी बातें थी 19वीं शताब्दी ने? तो 19वीं शताब्दी में आप सभी को पता है अंग्रेज आए। अंग्रेज आने के बाद में उन्होंने जितने भी ऐसे स्थान थे उनका महत्व धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी का मतलब है सन 1800 से लेकर सन 1900। तो अंग्रेजों ने अपने अपने हिसाब से चर्च बनवाए, अपने अपने हिसाब से रेलवे स्टेशनों का निर्माण करवाया, अपने अपने हिसाब से उन्होंने यहाँ पर और चीज़ों का विकास करवाया, सड़कें बनाई, स्कूल बनाया, विश्वविद्यालय बनाए, और इन सब विकास गतिविधियों, अस्पताल बनाए। इसकी वजह से ही हमारी जितनी भी हस्तकला थी, जो पहले हाथ से कलाकृति होती थी, वो सारा का सारा प्रिंट माध्यम में धीरे धीरे जाता गया, और धीरे धीरे जो भी हमारे देसी उद्योग थे पहले के वो धीरे धीरे वो सारे के सारे बर्बाद हो गए। तो ये क्वेश्चन भी आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, या ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही है, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो जरूर आपके एग्जाम में बनेंगे कि 19वीं शताब्दी में कुछ प्रमुख सामाजिक जो धार्मिक सुधार आंदोलन है उनकी विशेषता बतानी है। तो भाई 19वीं शताब्दी में तो आपको सबको पता होना चाहिए 19वीं शताब्दी में कई सारे धार्मिक सुधार आंदोलन चले थे, जिसमें हिंदू धर्म के अंदर भी सुधार की बात हुई थी और मुस्लिम धर्म के अंदर भी सुधार की बात हुई थी। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच में जो भेदभाव था उन आंदोलनों को पहले तो उजागर किया गया कि जिन्होंने भेदभाव को समाज में कम करने की बात करी। राजा राम मोहन राय ने अनेक प्रकार के समाज की स्थापना करी, ब्रह्म समाज की स्थापना करी, इसके अलावा तुम देखोगे आर्य समाज की स्थापना हुई। तो इन समाजों की स्थापना के साथ साथ कई सारे धार्मिक सुधार आंदोलन चले, जिसमें सती प्रथा के खिलाफ बात हुई या फिर महिला शिक्षा की बात हुई। तो इन सब सुधारों की बात आपको इसके अंदर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादी और उग्रवादी में क्या अंतर है? उदारवादी आप सभी को पता है ऐसे लोग, ऐसे थिंकर्स जो लिबरल सोच रखते हैं, और उग्रवादी वो लोग होते हैं जो कि ऐसी सोच रखते हैं जो अग्रेसिव होती है, जो युद्ध करवाने वाली होती है, आपस में लड़ने वाली होती है, या एक दूसरे के बीच में तनाव बढ़ाने वाली होती है। तो इन दोनों में क्या मुख्य अंतर है आपको ये बताना है। उग्रवादी किस हद तक सफल हुए? तो उग्रवादी किस हद तक सफल हुए आप सभी को पता है, क्योंकि उदारवादी एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारी कल्पनाओं में ही रह सकती है, क्योंकि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी होता है, तो वो दूसरों की कदर नहीं करता। तो उसके लिए यही ज़रूरी होता है कि वो हमेशा अपनी चीज़ों को दुनिया पे थोपे, या अपनी बातें मनवाए, या अपने हिसाब से पूरी दुनिया को लेके चले। इसके कारण ही कई बार युद्ध भी हो जाते हैं, और उग्रवादी जो है वो इसी हिसाब से सफल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, असहयोग आंदोलन और सवर्ण अवज्ञा आंदोलन को रेखांकित करना है। तो असहयोग आंदोलन कौन सा आंदोलन था? ये तो वैसे पहले से ही चला रहा था, लाल बाल पाल जो थे वो हिंसक रूप से चला रहे थे, परंतु गांधी जी ने इसकी रूपरेखा बदल दी थी। वो असहयोग आंदोलन अहिंसक रूप से, जैसे कि आप सभी को याद होगा 1922 की जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पास में जगह है जिसका नाम है चौरी चौरा, उस जगह चौरी चौरा ये जगह का नाम है। उस जगह पर जो
एक हिंसक घटना हुई थी, असहयोग आंदोलन ही चल रहा था। उस असहयोग आंदोलन में क्या है कि भाई आम लोग जो है अंग्रेज की सभी नीतियों का विरोध कर रहे थे, उनके न्यायालय में नहीं जा रहे थे, उनके स्कूल्स में नहीं जा रहे थे, उनके द्वारा निर्मित वस्तु को नहीं खरीदते। ये असहयोग आंदोलन था, यानी किसी भी तरीके से जो है वो उन्हें कॉपरेट नहीं करना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ये असहयोग आंदोलन था। तो भाई आप सभी को ध्यान रखना है, इसके अंदर चोरी चेरा के अंदर वहाँ पर क्या है कि भाई एक पुलिस स्टेशन को फूंक दिया था, इसमें 13 पुलिसकर्मी की मृत्यु भी हो गई थी, और इसकी वजह से जो गांधी जी हैं उन्होंने अपना आंदोलन जो है वापस ले लिया था। आपको ये भी इसके अंदर रेखांकित करना है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। ये बेसिकली आंदोलन क्या था, ये गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसके अंतर्गत क्या था कि समाज के हर एक तबके को एक दूसरे से संगठित किया गया था, असहयोग आंदोलन के तहत ही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विभाजन अवश्यम भावी था। अवश्यम भावी का मतलब ये आता है कि भाई क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा या नहीं रहा, नहीं था तो क्यों था तो क्यों था। अब हम बात करेंगे अपने शॉर्ट नोट के बारे में, क्योंकि शॉर्ट नोट आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट बहुत बार पूछे जाते हैं, और ये जो शॉर्ट नोट होते हैं ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपको इसका बेनिफिट भी मिलता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं कंपेयर टू लॉन्ग क्वेश्चन में। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है तो इनसे ज़्यादा मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन में मिलता है। आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा ही लिखना होता है, लेकिन आप लोगों को उसमें फ़ायदा मिल जाता है। चलिए हम शॉर्ट नोट के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस शॉर्ट नोट में आपसे पूछा गया है सबसे पहले प्लास्टिक का युद्ध, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था, इसको आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से तरीके लिखना है। सहायक संधि, ये भी आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। प्लास्टिक का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, कब हुआ, ये तो आपको पता ही चल गया, मैंने अभी स्टार्टिंग में बता दिया था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी उनके बीच में हुआ था। सहायक संधि क्या थी, ये भी मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दिया। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन आप सभी के लिए किस तरीके से बनते हैं आपको वो बताया जाएगा। रॉलेक्ट अधिनियम क्या था, रॉलेक्ट एक्ट आपको पता है 1919 का, उसके अंदर क्या क्या बातें थी उसके बारे में आप सभी को पता है। 1919 में जो रॉलेक्ट एक्ट आया था उसके तहत यह था कि भैया कि भाई जो भी भारतीय हैं अगर उन पे आपको शक है तो अगर वो सरकार की नीति का विरोध करें आप उसे गिरफ्तार कर सकते हो, और एक आम जो अंग्रेजी नागरिक था उसको भी मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई थी। इसके अलावा संविधान सभा 1946 की संविधान सभा, संविधान निर्माण के ऊपर क्वेश्चन है ये कि किस तरीके से 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली बैठक हुई थी। इस बैठक के अंदर क्या बात हुई थी, कैसे कैसे समितियां बनी, कितनी समितियां बनी, इन संविधान सभाओं के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल वाइज आपको एक्सप्लेन करना है। होपफुली आज की इस नई वीडियो से आप सभी को बहुत वैल्यू मिलेगी, और इसी प्रकार की अगर आप वीडियो चाहते हैं, आप क्वेश्चन पेपर किस तरीके के एग्जाम में आएंगे या किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है आप जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सभी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ें, आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ें, तो आप कमेंट के माध्यम से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू भी आप उससे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।